हमारे पास पेस्ट था नहीं कई महीनों से, 75 रुपए रह गए थे मुंबई में। हालत खराब। मेरे दोस्त के पता नहीं कौन थे वो, हम लोग उनके पास गए तीनों। हमने कहा हमारे पास जगह ही नहीं है रहने की। मेरे साथ हैं मानव कौल जी। मानव भाई कैसे हैं आप? और जैसे कि मैं बोल रहा था कि शुरुआत में वो जो आपकी आवाज़ से लेकर वो जो आपके अनुभव हैं, अपनी जो चीज़ें आप जिस तरीके से रखते हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे आपकी लेखनी हो, हर चीज़ों में वो अलग ही है। मेरे ख्याल से वो जो मैं बोल रहा हूँ कि मैन ऑफ इमोशंस, वो सही है? मैं सही समझ पा रहा हूँ? मतलब हम सभी इमोशनल हैं, मतलब हम हमारे सबके पास सेम इमोशन है, तभी शायद जो एक कोई अच्छी चीज़ बनती है वो यूनिवर्सली वर्क करती है, क्योंकि हम सब बहुत एक जैसे हैं। तो यूनिवर्सल जो चीज़ें, जैसे कोई एक अच्छी किताब है, वो अच्छी किताब सदियों से चली आ रही है और सदियों तक लोगों को पसंद आती है। तो मेरे को लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम सब बड़ा एक किसी जगह पे आके बहुत एक जैसे हैं सब। आप जिस तरीके से किरदार निभाते हो, अभी हम लेटेस्ट आपके जो सीरीज़ है उस पे चर्चा करते हैं, सीए टॉपर, त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। वो मतलब उसकी हर तरह के संघर्ष को, हर चीज़ों को एक मिडिल क्लास के जो इंसान है, उसको इतनी प्यार, मतलब वो खूबसूरती से इतनी ऑर्गेनिक तरीके से आप लेकर आए हो। और ये भी दिखाया है कि कैसे मतलब अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन आखिर में उसको मिलता क्या है? अकेला खड़ा हाँ, है। वो वो इतना पुनीत। दर्द होता है ना वहाँ। हाँ, पुनीत की मैडनेस है वो। पुनीत बहुत ही अद्भुत आदमी है वो उनकी लिखाई, उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही यूनिक है। और मिडिल क्लास की बात है, हम मतलब सब, मैं होशंगाबाद से आता हूँ, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और हम जैसे मेरे भाई ने या मैंने, हम लोगों ने जो होशंगाबाद से निकल के भोपाल से निकल के, मेरा भाई इंदौर गया, उसने कल तरह तरह के जॉब किए। सिमिलरली मैं भी वहाँ से निकल के भोपाल आया, भोपाल से निकल के बम्बई आया। तो हम, आप भी जैसे छत्तीसगढ़ से निकल के आए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम लोगों ने सब वो एक तरीके का संघर्ष देखा है। और बिकॉज हमारा पूरा बचपन की जो एक छाप होती है, जिस तरीके से हम सब बड़े हैं हुए हैं, उस समय कभी भी हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता। तो जहाँ जैसे त्रिभुवन के जीवन में भी जब वो पैसे की तंगी आती है, या या घर संभालना होता है, या कैसे भी घर के लिए घर पे दिक्कत ना आए, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सब जिया है, भोगा है। सी टॉपर में जैसे उसके सामने एक प्रलोभन आ जाता है, उसकी लाइफ में फिर चीज़ें बदलाव आ जाती हैं, टर्निंग पॉइंट जो हो जाता है। आपके लाइफ में भी टीवी से लेके बहुत सारी चीज़ें आई होंगी जहाँ पैसे आसानी हाँ, से बन सकते थे। उन सबको छोड़ना, उस प्रलोभन को, उस ग्रीड को साइड में रखते हुए और वो लाइफ चुनना, वो चॉल वाली और थिएटर वाली लाइफ जहाँ वो पूरी तरीके से आपको मालूम है कि संघर्ष ही संघर्ष हैं। ये मजबूती और ये वो सोच रखना कि भाई उन सब चीज़ों को हटाते हुए ये करना ज़रूरी है। नहीं, और ऐसे ना क्या, सीरियल की लाइफ भी कठिन है, आसान नहीं है। मतलब जो लोग सीरियल करते हैं बहुत मेहनत करते हैं। मैं जब करने लगा था सीरियल टीवी, बहुत बहुत पुरानी बात है, तो मैंने देखा था मैं वो आदमी होता जा रहा था जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक चिड़चिड़ा, एक आदमी जो हर चीज़ पे बुराई कर रहा है। होता है ना कि आप जो खाना खा रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो, और मैं वो आदमी हूँ नहीं। तो जब मैं वैसा होता जा रहा था तो मुझे खुद से ही चिढ़ होने लगी थी। तो मैं कहा ऐसा, ऐसे पैसों का मैं कर क्या लूँगा, और ऐसा जी के कर क्या लूँगा? तो मैंने कहा कि मैं जो खाता हूँ मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। जो मुँह में जा रहा है ना वो सबसे अच्छा खाना है। तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, कि मुझे लगा कि अगर मेरी बजाय कोई और होगा तो वो अपनी लाइफ़ बना लेगा, क्योंकि उसको ये करना होगा। मैं करना नहीं चाहता हूँ और मैं यहाँ हूँ। ये तो मैं स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा हूँ और चिढ़ भी रहा हूँ और एक खराब इंसान होता जा रहा हूँ। तो ये तो मेरे को लगा मेरे प्रति मेरा ये है कि मैं खुद से ना चिढ़ने लगूँ। तो इसलिए मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा। घर वालों का क्या उस समय रिएक्शन रहता था जब यहाँ आ गए और फिर वो सब छोड़ जा गए, चौल में रहने लगे? मतलब ठीक है, इतने बड़े खानदान से नहीं थे या उतने बड़े बंगलों में नहीं रहते थे, लेकिन एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, होशंगाबाद में हाँ, ठीक ठाक मतलब से वहाँ जी। तो हाँ, छोटे शहरों की लाइफ़ कंफर्टेबल तो हाँ। होती है, ऐसा है। जैसे अभी मेरी माँ मुझे मुझे बोलती हैं कि जब तूने वो सारे सीरियल छोड़े और हम लोग सब पीछे पड़े थे, क्या पागल है, थिएटर करता है। मेरा भाई बोलता रहता है, झोला लेके घूमेगा तू तो। और एक बार वो जब मैं गोरेगांव ईस्ट में रहता था तो मेरे घर आया था, तो इतना सा घर था मेरा, इतना छोटा सा। वनराई एक जगह है जहाँ पे बहुत लोग रहे हैं। मुझे बहुत पसंद था वो घर, क्योंकि वो छोटा सा था, हाथ बढ़ाओ हर चीज़ मिल जाती थी, छू लेते थे आप। तो मेरा भाई कहना ऐसे रहता है तू, मैं नहीं आऊँगा कभी तेरे घर। तो
इस सब के बाद भी क्या था ना, उन्होंने कभी वो विश्वास एक तो नहीं छोड़ा मेरे ऊपर, और दूसरा मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही बहुत ज़िद्दी आदमी था, और मैं आज भी बहुत ज़िद्दी हूँ। और दूसरा है कि मैं थोड़ा-सा बेवकूफ़ भी हूँ, कि मुझे जो अच्छी लगती है मैं कूद जाता हूँ। मैंने कहा फिर देखेंगे कुछ होगा, और एक ही जीवन है, अगर मतलब इतने सारे हम लोग हैं इस बॉम्बे में, इंडिया में, इस वर्ल्ड में, एक हारी हुई ज़िंदगी अगर जी ली तो क्या दिक्कत है? तो मैं उस हार से डरता नहीं हूँ, क्योंकि सभी तो जीत रहे हैं। मैं थोड़ा हारी हुई ज़िंदगी जीता हूँ, क्या दिक्कत है? वो कठिन सी डगर में जिस विश्वास की आप बात कर रहे हो, अच्छे अच्छे जो का ना विश्वास टूट जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कन्विक्शन जो है वो डगमगाया हो? कन्विक्शन तो यार कई बार डगमगाया होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ कि जो मुझे दिया है, जितना ज़्यादा मुझे दिया है वो मेरे थिएटर ग्रुप ने दिया है, अरण्य ने। आज मैं यहाँ हूँ, मैं खुद को एक तरीके का एक आदमी पाता हूँ जिसने कुछ काम किया है, वो मेरा थिएटर ग्रुप है। और उसमें एक चीज़ थी कि जब मैं नाटक करता था, कोई भी नया नाटक, तो मेरे अगल-बगल के जो थिएटर के मेरे दोस्त हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, और मेरे ही दोस्त प्रोड्यूस करते थे। उनको लगता था कि कुछ तो कर रहा है, ये कुछ तो कर रहा है, ये तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है उन लोगों का ये विश्वास था जो मुझे ना हिलने नहीं दिया उन्होंने। और अगर मान लो मैं थिएटर नहीं करता, या एक समय में हमारा थिएटर ग्रुप नहीं खुलता और हम अपना थिएटर चालू नहीं कर लेते, और कुछ 14 साल लगातार हैंड टू माउथ थिएटर चल रहा है, और हमने किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, ये बहुत बड़ी बात है इस डे एंड एज में। और इसमें मेरे अलावा मेरे जितने भी थिएटर के दोस्त हैं, वो सब बराबर के भागीदार हैं। ये इस फिल्मी दुनिया में वो बॉन्ड, वो दोस्ती उस तरह की होती है जैसे आप बता रहे हो कि वो आप पे इतना विश्वास करें, वैसी रहती है? जैसे क्योंकि एक जब हम बात कर रहे थे तो दिल्ली वाली जो हमारी एक बात हम्म। का जिक्र हुआ था, उसमें ये हुआ था अड्डेबाजी वाली। मुंबई में लेकिन अकेला है आदमी, इतने हाँ, भीड़ में भी अकेला। वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वो दोस्त उस समय रहते हैं जब आप अकेले हो? मतलब हमको देखो, कितनी भी दोस्ती हो, चाहे अड्डेबाजी की भी दोस्ती क्यों ना हो, एक समय पे आपको आपका अपना काम ही आपको बचाता है, और कुछ नहीं बचाता। आपके दोस्त नहीं बचा सकते, आपको आपका परिवार नहीं बचा सकता। आप जो काम करते हो वही आपको बचाएगा। और मैं कितनी भी गरीबी में रहा हूँ, मैंने किताबें पढ़ना बंद नहीं किया था। और इसलिए नहीं कि मैं किताबें पढ़ के मैं कुछ हो जाना चाहता था, मुझे अच्छा लगता था किताबें पढ़ना। मैं कहीं भी था, मैं लिखना कभी नहीं छोड़ा था, मैं लिखता ही चला जाता था। और फिर मुझे ये लेखक हीरो लगते हैं सारे, मुझे सुपरस्टार लगते हैं। मतलब अगर मैं आज किसी एक आदमी के सामने मैं जब गिर गया था, तो वो थे विनोद कुमार शुक्ला, आपके छत्तीसगढ़ के ही। उनके सामने मैं मेरे मेरे घुटने कांपने लगे थे जब मैं पहली बार उनसे मिला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कौन से हीरोज़ हैं, आप किस तरीके की लाइफ एस्पायर करते हो, वो उस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हो जाओगे। और मैं हमेशा एस्पायर करता था, एक ऐसे काम करना, चाहे अभिनय हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे थिएटर हो, चाहे राइटिंग हो, जिसमें जिसमें आपने पहले कभी देखा नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे वो सरप्राइज़ेज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरी एस्पिरेशन ही होती, तो मुझे ना अगल-बगल के लोग दिखते भी नहीं थे। मुझे वो फ़िल्मी पार्टियाँ, या मैं फ़िल्म नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, या मैं ज़्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, जो लोग मुझे बोलते थे, वो मुझे दिखते ही नहीं थे। कभी-कभी बीच में आता है कि मैं एक लेखन ख़त्म करता हूँ, और मैं अपने मैनेजर हैं मेरे भवन, उनसे बोलता हूँ कि ये क्या है, काम करना है यार, कुछ बहुत हो गया, बहुत समय हो गया हमने कुछ काम नहीं किया। लेकिन उसको भी पता है कि ये थोड़ी देर का बुखार है, और फिर मैं वापस एक नया काम, एक प्ले डायरेक्ट करने चला जाऊँगा, तो फिर सब सही हो जाएगा। उस बचपन में जाने की बात क्यों सोचते थे? क्योंकि मज़ा आ रहा था, आप अच्छा कर रहे थे, वहाँ अपने हाँ, दोस्त यार बना लिए थे। ये दुनिया देखनी थी। दुनिया देखनी है मुझे। मुझे हमेशा लगता है मेरा कोई बहुत पक्का दोस्त नॉर्वे में कहीं बैठा है, मुझे उससे मिलना है। मेरा बहुत बहुत पक्का दोस्त कहीं जर्मनी में बैठा है, मुझे वो मिलना है। जिजीविषा हमेशा से रही है, वो वही हमेशा से रही क्यूरियोसिटी है। कि हाँ। दुनिया में क्या है। आपको पता नहीं, मैं जब विदेश जाता हूँ तो मेरे कुछ शुरुआती दिन तो ऐसे होते हैं जैसे मुझे बिल्कुल अपने बचपन की याद आती है, कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और किसी एक खिलौने की दुकान में फेंक दिया है मुझे। मैं ऐसे ही रहता हूँ कि अरे पापा मज़ा आ गया। और जब मैं पेरिस में था तो मुझे यकीन नहीं आया कि होशंगाबाद का एक लड़का समहाउ पेरिस में खड़ा है, और यहाँ किसी को नहीं पता कि मैं होशंगाबाद से हूँ। बचपन की ऐसी कोई घटना जिसने बहुत ज़्यादा असर डाला हो?
असल में क्या था, हम जो आते हैं ना स्मॉल टाउन से आते हैं और एक तरीके के उससे आते हैं, हम अपने आप पे शक ही कर रहे होते हैं कि हम इसके लायक नहीं है, हम उसके लायक नहीं है। जैसे बम्बई में भी कभी कोई मुझे काम दे देता था फिल्म में, तो मुझे उस पर शक होने लगता था। मैंने कहा इसको ज़रूर मुझसे कुछ और चाहिए, क्योंकि हमको कभी ये विश्वास पैदा करना अपने आप में बहुत टाइम लग गया कि मैं भी इस लायक हूँ या मुझे भी कुछ मिल जाना चाहिए। और तो जब कुछ नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि ये साधारण सामान्य स्थिति है, मैं उससे डील कर लेता हूँ। लेकिन जब कुछ मिल जाता है तो अधिकतर मैं बिधक जाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता उसका क्या करना है। जैसे मैंने कहीं जगह लिखा भी है कि आ, दुख में क्या करना हम सबको पता है, लेकिन सुख का क्या करें, उसकी तो आदत ही नहीं है। ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो आदत ही नहीं है उसकी, क्या करें उसका। तो मेरे को कई चीज़ों की आदत नहीं है। तो अभी भी जैसे आप बोलते हैं कोई कि आपका काम मुझे अच्छा लगा, तो मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं उसको क्या करूँ। स्विमिंग से कब वास्ता पड़ा? नदी से जब हम लोग सब, मैं सलीम राजू, हम लोग 3 दोस्त थे, जाते थे नर्मदा नदी, क्योंकि वहाँ होशंगाबाद में लगभग सभी लोग नहाने नदी ही जाते हैं। तो नहाने नहाते नहाते हम वो पैसे भी ढूंढते थे, क्योंकि वो हम उसे, फेंकते हैं नदी हाँ में। नदी में बहुत लोग पैसे हाँ, फेंकते हैं। श्रद्धालु जो हैं। तो हमारी सांसें लंबी थी, हम अंदर घुस जाते थे और जितना पैसा मिले उतना बढ़िया नाश्ता होता था हमारा। तो नदी से संबंध बहुत कड़क था, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। इसलिए मेरे लिखे में भी बहुत नदी रहती है। और फिर वहीं से किसी ने, कोच ने देख लिया और बोला कि अरे इसको ले चलो, ये डिस्ट्रिक्ट खेल लेगा। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, वहाँ जीत गया। उसने कहा इसको स्टेट खिलाओ, तो स्टेट खेल लिया। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो फिर मैं वो एक रास्ता था बाहर जाने का। भोपाल जाने लगा। फिर मेरा साई हॉस्टल में सिलेक्शन हो गया, तो मैं भोपाल ही शिफ्ट हो गया। फिर वहाँ मैंने नाटक देख लिया हबीब साहब का, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और मैंने कहा यार ये करना है, ये खेल है। ये ऐसा लगता है कि ये मेरे बचपन का खेल जैसा है कि आप स्टेज पे जाते हो, लोग देखने आते हैं और आप प्रिटेंड करते हो कि आप ये राजा हो, आप ये हो, आप वो हो। तो मुझे वो अद्भुत लगा था भारत भवन में प्ले देखना। फिर मैंने नाटक सब कुछ छोड़ के नाटक पे आ गया। तो मेरे ख्याल से मम्मी को बताया था पहली बार। मेरे को याद है मैं ले दे के उनको लगा हुआ कि स्विमिंग एक अच्छी चीज पकड़ी है, वो भी छोड़ नहीं, रहे हैं। क्योंकि स्विमिंग में क्या था ना कि जब मैं स्विमिंग में मुझे जॉब मिलने लगे थे। सरकारी नौकरी मिलने वाली थी ना। हाँ, वो मतलब एसआई पोस्ट और ये सब वहाँ स्पोर्ट्स के कोटे ऑब्वियसली से, हाँ। क्योंकि मैं कुछ 10-12 नेशनल कर चुका था। तो तब मैंने नाटक देख लिया। तो मैंने माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा माँ थिएटर करना है, नाटक। तो उन्होंने कहा कि कैसे करोगे? मैंने कहा ये छोड़ दूंगा। तब मैं हॉस्टल में था, हॉस्टल का जो फ़ोन होता है। तो माँ ने बोला कि देख बेटा ऐसा है, दोनों हाथों से लड्डू मत लेना, एक को छोड़ दे, सोच लेते को क्या छोड़ना है। मैंने रात भर सोचा और सुबह अपने कोच से जाके बोला कि बस आज से मैं स्विमिंग पूल में नहीं घुसूंगा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ ये कि बहुत आपने अपने प्रैक्टिकलिटी से निकाल, कोई भी चीज़ मानव जी ना ऐसे नहीं बोलते, वो अपने गुल्लक से निकाल के देते हैं अनुभव के। ये जो भूखे वाली जो स्थिति है जिसके बारे में आप चर्चा आपको कर मैं रहे इसलिए हो। बता रहा हूँ, हाँ। इसलिए बता रहा हूँ, मैं जब मेरे पास शायद 75 रुपये रह गए थे मुंबई में। हालत ख़राब, 3 दोस्त थे हम, चौल में रहते थे और अब रह भी नहीं सकते, क्योंकि मतलब हालत ख़राब थी। तो हमको निकलना था। तो हमने कहा ऐसे तो नहीं जाएंगे, कैसे भी करके यहाँ सर्वाइव तो करना है। अंत में आपको पता है बैंक में, मलाड बैंक में, एक मेरे दोस्त के पता नहीं कौन थे, वो वैसे बारीकी से जानते थे। हम लोग उनके पास गए तीनों। हमने कहा हमारे पास जगह ही नहीं है रहने की, क्या करें। वो मलाड बैंक में काम करते थे, चौहान जी हैं। वो वो जो थे ना कलेक्शन का काम करते हैं, जो बैंक में भी जॉब नहीं है, कलेक्शन का काम करते हैं पैसों के। वो एक चौल में रहते थे, अप्पा पाड़ा, मलाड में। उनके किसी एक दोस्त का घर बन रहा था जो पूरा नहीं बन पाया था, अधूरा था। तो उन्होंने कहा एक काम करो, इस कमरे में रह लो तीनों और मेरे यहाँ रोज लंच कर लेना, एक टाइम का खाना दे दूंगा। वो खुद पूरा परिवार एक रूम में ऐसे लाइन से सोता था और उन्होंने 3 महीने हमें खाना खिलाया। मतलब ना जानते हैं हमको, उनकी उनकी बीवी हमेशा खाना खिला देती थी कि नहीं बिना खाना खाए घर से मत जाना। और हम क्या कर रहे हैं, थिएटर, दाल चावल हरी मिर्च, 3 महीने खिलाया। ये तो मैंने वो बोला ना कि मैं नहीं मर सकते आप, हैं बहुत सुंदर लोग। जैसे आज मैं किसी की सहायता करता हूँ, लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है।
वो 3 दोस्त भी आपके कमाल थे। वो टूथपेस्ट वाला किस्सा बहुत ही मतलब मैं सुन रहा था, वो इतना बहुत ही अच्छा। क्योंकि फिर वो हमारे साथ भी वो हो चुका है नोएडा में मेरे दोस्त के साथ में कि हम देख रहे हैं कि हर दिन वो मैगी निपटाया जा रहा निपटाया है जा रहा है। या वो तहरी एक होती है, वो चावल है हाँ, उसको हाँ, बना हाँ। दिया और उस बीच में अचानक से उसके पास कुछ पैसे निकल रहे हैं वो दगाबाजी लग रही है। दगाबाज। वो थोड़ा एक बताइए वो वाली बात। नहीं, हमारे 3 दोस्त थे, उसमें बेचारे उसकी कोई गलती नहीं। वो अकेला आदमी को जॉब मिल गया। हम 3 चॉल में रह रहे हैं, आर्ट डायरेक्शन 8 में। डायरेक्शन में। तो उसको ₹100 प्रतिदिन मिलने लगा। अब हमारे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है। उसको ₹100 रोज़ मिल रहा है। तो हमको आके हम तब बहुत सिगरेट पीता था मैं। तो बीड़ी पे आ गए थे हम लोग। तो हमको रात में आके से 3 सिगरेट देता था कि चलो सिगरेट भी पी लो तुम लोग। तो हमने कहा चलो पैसे नहीं हैं, अब हमारा थोड़ा-सा 2-3 दिन अच्छे गुज़रेंगे, अब इसका पैसा आने लगा है। तो मेरा एक दोस्त है दूसरा संजय, संजय ने बोला कि संजय पांडे पांडे, वो भोजपुरी फ़िल्म में करते भोजपुरी हैं। में हाँ, अच्छा काम अच्छा करते अच्छा हैं काम हाँ। करते हैं। तो उन्होंने बताया कि यार ये ना रोज़ ब्रश करके जाता है, मैंने देखा इसका पेस्ट में खुशबू आती है, पेस्ट है इसके पास और हमारे पास पेस्ट था नहीं कई महीनों से। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। कहता नहीं उसके पास पेस्ट है, वो पेस्ट करके जाता है। तो हमने उसका सूटकेस तोड़ दी और देखा उसमें पेस्ट निकला और ₹700 निकले और हमको लगा इतने बड़ा धोखा। तब हम चाल चाल से अलग हुए और फिर हम लोग मैं डोंबिवली चला गया कुछ दिन उस रहने। गुस्से में छोड़ के। जो उससे लेकिन अभी भी हम तीनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ हाँ। मतलब सदानंद पाटिल लेकिन जहाँ गए थे वहां और भी दुश्वारियां हुई। वो असल में बहुत फिल्मी लाइफ है मेरी, भयंकर फिल्मी लाइफ है। मतलब हम एक वो किस्सा बताइए जब गए इनको छोड़ के गुस्से में फिर क्या हुआ? हम गए तो संजय पांडे के कोई एक रिश्तेदार थे, वो डोंबिवली में। डोंबिवली स्टेशन के बाहर उनका एक समोसे की दुकान थी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, उनके पास जाते हैं, पहले तो कुछ समोसे तो मिलेंगे खाने को और उनसे कुछ पैसा ले लेते हैं, थोड़ा 1 आध 2 महीना गुजर जाएगा। तो अब गए तो उनके पास थे नहीं पैसे, जिससे पैसे लेने थे वो आया नहीं। तो उन्होंने कहा अभी 1-2 दिन रहना पड़ेगा यहाँ। तो होटल है और होटल में काम करने लोग हैं, कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने बोला कि जब वो आएंगे तब तक तुम जाओ रहो इनके साथ, जहाँ ये सब होटल में काम करने वाले रहते हैं। हम होटल के काम करने वालों के साथ 11-12 बजे रात में गए जब होटल बंद हुआ। तो वो एक कमरे में रहते हैं और गत्ते पड़े हैं नीचे और लाइन से सब सो रहे हैं एक पूरे हॉल में। तो उन्होंने कहा एक गत्ता लो और सो जाओ। तो फिर हम 2 दिन वहाँ वैसे काटे कि होटल में खा रहे हैं समोसे वमोसे और सो रहे हैं जाके। फिर हमको थोड़े पैसे मिले तो मैं वापस गया होशंगाबाद, संजय पांडे वापस गया, फिर हमने कहा हम वापस आएंगे। फिर हम वापस आए कुछ महीने बाद। पहली फिल्म ये जो जजंतम मंत्रम है वो कैसे मिली? ऑडिशन, एक दिन पता लगा ऑडिशन है, मैं गया और सौमित्र राणा ऑडिशन ले रहा था। मैंने जाकर ऑडिशन दिया, उसने बोला आई लाइक यू, कुछ काम करते हैं। तो हमने रीडिंग वीडिंग की, फिर दोस्ती हो गई और वो फिल्म की मैंने। उस फिल्म के आने के बाद क्या बदलाव आया जीवन में? कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने उसी वक्त एक्टिंग छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैंने थिएटर करने लगा था। ऐसा क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया? मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैं वहाँ खड़ा था और मुझे लग रहा था कि नहीं, मतलब मैं यहाँ चौल में रह रहा हूँ, इधर रह रहा हूँ, भटक रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कि मैं ये करूँ। मतलब क्योंकि मैं कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और मेरे पास कहानियाँ भी अच्छी नहीं आ रही हैं और लोग भी बस सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है जो मैं सोचता था कि एक्टिंग ये होती है या तो मेरे को लगा ये गलत है, कुछ तो गलत है। तो फिर एक दिन डिसीजन लिया कि नहीं, अब नहीं करूँगा एक्टिंग। और थिएटर में रम गए? और थिएटर में भी एक्टिंग छोड़ दी थी मैं थिएटर में भी सिर्फ लिखता और डायरेक्ट करता था। बहुत ही मैंने 1-2 प्ले किए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कोई एक्टर भाग गया है तो मेरे को करना पड़ा। अब ये वही मैं फिर से ले आता हूँ कि आप चीज़ों को जो आ गई उनको छोड़ने का जो मानता है ना वो फिर आ जाता है कि आप यही सोच के आए थे एक्टिंग करना है, फिल्मों में करना है, वो भी मिल गया। उसके बाद वो छोड़ के और थिएटर में भी फिर एक्टिंग नहीं करनी है, लिखना है, डायरेक्ट करना है। कितना मज़ा आता है लिखना और डायरेक्ट करने में। ये इसका सुख तो अद्भुत सुख है। मुझे पता नहीं, क्योंकि जनरली लोग नाटक लिख नहीं पाते हैं, बहुत कम लोग लिख पाते हैं और लोग लिखते भी नहीं है कि वहाँ पैसा नहीं है। लेकिन एक नाटक का लिखना और निर्देशन करना, करोड़ों रुपए उस पे न्यौछावर हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सुख आपको ना भौतिक चीज़ों के सुख को छोड़ने में आता है, ऐसा दिखता है मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं, अब जब अच्छे से रहे नहीं तो। अभी ठीक है। ये बहुत दिनों के बाद फिर अब ठीक है, मतलब क्योंकि एज
मुझे लगता है एज पे थोड़ी लाइफ रहती है और थोड़ा सा आपको जब पता नहीं होता क्या करना है और कैसे करना है, आप कठिन चीज़ों की तरफ जब जाते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को संघर्ष में बड़ा मजा आता है। लेकिन कठिन काम करने में आप, जैसे मैं अगली किताब लिखूँ ही क्यों? इतनी किताब है, एक और किताब क्यों लिख दूँ? अगर आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आप नहीं लिखेंगे किताब, जब तक कि आपके पास वो किताब नहीं होगी जो कभी लिखी नहीं गई है। तो मैं एक और किताब नहीं लिखना चाहता, मैं एक और एक्टिंग नहीं करना चाहता, मैं एक और नाटक नहीं करना चाहता। मैं वो करना चाहता हूँ जो कभी नहीं किया गया। काय पोचे से पहले तक फिर क्या सिर्फ थिएटर पे सिर्फ डायरेक्शन एंड राइटिंग? कैसे दिन थे वो? बढ़िया रोलर कोस्टर राइड। अपना दोस्त लोग थे जो अमीर थे। हर नाटक आपने, पुराना जितने नाटक है उसमें सबके किसी न किसी अलग अलग लोगों के नाम हैं। कुछ नमित दास ने प्रोड्यूस किए हैं, कुछ एक एक ना उसने प्रोड्यूस किया है नमित ने, एक आशीष अरोरा हैं, उन्होंने 2 नाटक प्रोड्यूस किए हैं, तुषार राउत ने 3 नाटक प्रोड्यूस किए हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों के नाम हैं जो दोस्त थे जिनका थोड़ा पैसा था। लेकिन वही है कि अगर ऐसा होता किसी दिन कि मैं नाटक लिखता और पैसों के कारण उसका मंचन नहीं हो पाता, तब मैं आपको बोलता कि यार दुख है। ऐसा हुआ ही नहीं। अगर मैंने नाटक लिख दिया है तो एक व्यक्ति वहाँ से आ जाता है, वो बोलता है मैं प्रोड्यूस करूँगा, डेट मिल जाती है और मैं नाटक कर देता हूँ। तो इसमें कभी खलल नहीं आया। तो मुझे कभी वजह नहीं समझ में आई कि मैं कैसे बोल दूँ कि कठिन दिन थे। कठिन दिन नहीं थे। इस बीच में फाइनेंसेस कैसे चल रहे थे, क्योंकि थिएटर में इतने पैसे हैं नहीं और ये दोस्त यार जो घाटा है ही है। जुगाड़ नहीं चल रहा था। पता नहीं कैसे चल रहा था। मुझे भी ठीक नहीं पता कि सर्वाइव कैसे कर गया मैं, लेकिन कर गया। कभी कभी टीवी में छोटा सा काम कर लिया, आहट कर लिया, सीआईडी कर लिया, ये कर लिया और हो जाता था काम निकल जाता था। वो पीछे बैकग्राउंड वाले में भी काम कर लिया। मैंने जूनियर आर्टिस्ट भी किया है, लेकिन वो क्या था, मैं मेरे खर्चे ही नहीं थे कुछ। मैं बहुत ही छोटी जगह रहता था, 500 रुपये का किराया था और आप अपने खर्चे कर दो ख़त्म तो ठीक। काय पोचे में ऐसा क्या बदला कि अचानक फिर से सोचा कि नहीं करना चाहिए एक्टिंग? और मैंने एक फ़िल्म डायरेक्ट की थी हंसा। उसमें खुद के बहुत सारे पैसे और घाटा हो गया था बहुत दिख ज़्यादा। रहे हैं मेरे को वहाँ पर। तो उसमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। उसी समय पता लगा ऑडिशन हो रहा है और मैंने जाके इसका ऑडिशन दिया और जब ये मिली और मैं इसमें परफॉर्मेंस करने लगा, तब मुझे पहली बार, सच बता रहा हूँ, मुझे अभिनय करने में मज़ा आ गया। और तब मुझे लगा अब मैं थोड़ा खेल रहा हूँ, ये करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा करता हूँ धीरे धीरे। फिर मैंने 1 साल बाद सिटी लाइट्स की, फिर उसके 1 साल बाद वज़ीर की, तो धीरे धीरे किया। लेकिन तब मुझे मुझे सच में मज़ा आ रहा था एक्टिंग करने में। और काय पोचे से क्या बदला जिंदगी में फिर? काय पोछे से कर्जा थोड़ा पुराना ख़त्म हुआ ये तो हुआ। और उसके बाद मेरे को सिटी लाइट्स मिली जिसमें थोड़ा पैसा मिला और फिर मैं चौल से अंधेरी की तरफ आया। फिर मैं यहाँ रहने लगा अंधेरी में। मेरे प्रोड्यूसर ने एक किस्सा मेरे को बताया काय पोचे के सक्सेस का, कि सक्सेस पार्टी में गए लेकिन आते समय के लिए पैसे नहीं, कुछ ऐसे सच्ची बात? और मैं वो बनरा ही रहता था और सक्सेस पार्टी बैंड्रा में थी। तो मुझे लगा कोई ना कोई तो होगा ड्रॉप इस कर तरफ देगा आने इधर, वाला। हाँ। तो मैं चला गया वहाँ, सब पार्टी वार्टी ख़त्म हुई और मुझे पता लगा कि मेरे पास तो कुछ ऐसे 22 रुपये हैं और गोरेगांव तो पहुँच नहीं पाऊँगा ईस्ट। काय पोचे के बाद भी? हाँ हालत तो अच्छा, वो कर्जा कर्जा भी गया और उतने पैसे थोड़ी काय पोछे में, ऐसे थोड़ी बहुत पैसे मिल जाते। तो फिर मैंने एक रिक्शा रोका और बोला देख ये 22 रुपये हैं, जब तक 22 रुपये हैं तब तक चल दे, फिर छोड़ देना मुझे। तो उसने बीच में छोड़ दिया कि बस हो गया तेरे 22 ख़त्म फिर वहाँ से पैदल। हाँ, फिर काय पोचे, वजीर, इतनी सारी चीज़ें होती रही। लेकिन वो जो एक्टिंग का असली मज़ा जो है वो कहाँ से आया? अगर काय पोचे में जैसे आपको लगने लगा कि नहीं इसमें मज़ा आ रहा है। आई थिंक एक फ्रीडम मिलने लगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने जब वज़ीर में परफॉर्मेंस की तो सिटी लाइट्स में लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस देखी, तो एक कॉन्फिडेंस आता ना कि नहीं यार ये बढ़िया एक्टर। फिर लोगों को ये पता लगने लगा ये तो थिएटर भी करता है और ये सब भी। तो तुम्हारी सुलु में बहुत मज़ा आया मुझे। वो इस तुम्हारे सुलू के पहले ना, मैं इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है इसलिए क्योंकि जब आप काय पोचे कर लेते हो या वजीर जैसी फिल्म जिसमें ग्रे शेड्स हैं, तो वो इंडस्ट्री का धर्रा है कि आपको एक तरह के टाइप कास्ट कर देंगे, एक तरह के रोल आपको बैक टू बैक देते रहेंगे। उसमें ये तुम्हारी सुलू जो है वो एकदम पाथ ब्रेकर है, अलग तरह की, कि आपको वो देख पाए। वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे उसके वज़ीर और काय पोछे के बाद बहुत सारी फिल्में मिली थी और सब ऑलमोस्ट एक जैसी थी।
कि ये विलन, ऐसा विलन, विलन विथ, तो मैंने कहा ये तो मैं कर चुका हूँ। मैं उनको बोलता था ये मैं कर चुका हूँ, अभी तो किया है। तो हाँ, तभी तो आपको दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेकिन उसमें मेरे लिए कुछ है नहीं करने को, ये तो मैं कर चुका हूँ। तो फिर जब लोग समझे ही नहीं तो मुझे फिर मना करना पड़ा। तो उस लगकर मुझे कुछ मैं 1.5-2 साल मैंने कोई काम नहीं किया। तो वो अच्छा भी होता है कि जब आप कुछ समय तक काम नहीं करते तो लोग भूल जाते हैं आपका पुराना काम। तब जब इसकी ऑडिशन हो रहे थे तुम्हारी सुलू के, तो मैंने कहा कि मैं देना चाहता हूँ, बहुत अच्छी फिल्म लग रही है तो। और मुझे याद है सुरेश त्रिवेणी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऑडिशन लेना शुरू किया। 3-4 घंटे का ऑडिशन था। बहुत मज़ा आया। तो अचानक ना सुर बैठ गया, मैं करने लगा, वो करने लगा, तो मुझे भी मज़ा आने लगा कि अरे बड़ा इंटरेस्टिंग डायरेक्टर है ये, खोल रहा है, छोड़ रहा है, कह रहा है कर। तुम ऑडिशन हुआ और उन्होंने बोला कि तुम सेलेक्ट हुआ। तो वो एक तरीके से तुम्हारी सुलू फिर से मेरी पहली फिल्म थी एक, क्योंकि आप इतना समय बात करते हो तो फिर एकदम नया किरदार है, नई तरीके की चीज़ है। तो फिर वहाँ से एटलीस्ट ये हुआ कि लोगों को फिर अचानक काय पोची भी याद आ गई। आज हम आपके ना सक्सेस को, आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस मकाम पे हो, लेकिन जो पीरियड है ना वो लंबा, जो इंतज़ार किया आपने या चीज़ों को छोड़ा आपने, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। उनके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि जब वैसी चीज़ें चल रही थी, कई बार जब वो 75 रुपए की बात की आपने, उससे भी बुरे भी वक्त देखे होंगे, उस समय कैसे हौसला मजबूत रखते थे और उस दिशा में जाते थे कि नहीं मेरे को थिएटर करना है तो करना है और कुछ नहीं सोचना है। थिएटर ना आपको एक बहुत अद्भुत चीज़ सिखाता है कि पहली बात तो है कि हर चीज़ मेमोरी है। जैसे मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज़ किए हैं, वो शोज़ की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वो जब ख़त्म होता है तब ख़त्म हो जाता है, जैसे आपको एक दिन ख़त्म होता है। आपको कल की रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास, आपकी मेमोरी में। तो थिएटर के भी बेस्ट काम की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो आपकी मेमोरी में। और ये सबसे सुंदर बात है थिएटर की, जो सिखाती है कि यहाँ है, तो मैं कहीं होना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैं सक्सेस पा लेना नहीं चाहता हूँ, मैं ये दिन अच्छा बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी शो चल रहा है, ये अच्छा बीते, काफ़ी है, मेमोरी में चला जाएगा। और मेमोरी फिक्शन है, तो लाइफ एक तरीके से फिक्शन होती जाती है आपकी, काल्पनिक होती जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना कि मैं आज सक्सेसफुल हो गया हूँ, ऐसा है नहीं। मैं जब 75 रुपये या मैं वॉक कर रहा था और मजाज की नज़्म को जो है बोलता बोलता जा रहा था, तब भी मैं उतना ही ज़्यादा सुखी था जितना इस समय आपके सामने।